नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम 5,950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही बनासकांठा जिले में भी अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके अलावा वो गुजरात रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की भी एक परियोजना के इस दौरान लॉन्च करेंगे। साथ ही मोदी झीलों को भी फिर से भरने और साबरमती नदी पर भी बनने वाले बैराज और महिसागर जिले में पनाम जलाशय आधारित लिफ्ट सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भी कैंडिडेट्स को बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि राजस्थान से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तीसरी लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ बता दें कि प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रत्याशियों को दी है शुभकामनाएं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भी सभी कैंडिडेट्स को बधाई दी है। तो बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ ही बता दें कि तीसरी लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और इसी के साथ प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रत्याशियों को दी है शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भी सभी कैंडिडेट्स को बधाई दी है। तो राजस्थान से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से तीसरी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी ने जारी की है, कौन कौन से ऐसे चेहरे मैदान में उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने जो अब तीसरी लिस्ट जारी की है उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से लिए गए हैं। जैसे कि आदर्श नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे उमर दराज, जिनको आदर्श नगर से टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी में, क्योंकि वो पिछले 5 दिन पहले ही विरोध में आए थे कांग्रेस के। वो 4 बार के पार्षद रह चुके हैं 5-5 साल के लिए कांग्रेस के, और मुसलमानों के अंदर में बड़े नेता के तौर पे उनको जाना जाता है। जब उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से बात की कि भाई मुझे हर बार आप लोगों ने वो किया टिकट नहीं दिया, तो उसको देखने के बाद में उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा और आम आदमी पार्टी ने उन्हें आदर्श नगर विधानसभा सीट से टिकट देकर चौंकाने वाला किया है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के जो उमर दराज हैं वो अब आदर्श नगर से कांग्रेस के रफीक खान के सामने चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी की अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है आदर्श नगर से, तो अभी तो देखना दिलचस्प होगा कि मामला कांग्रेस और कांग्रेस के विरोध में ही होगा या कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें अधिकतर वो लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से नाराज दिखते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात करती है, क्या लगता है राजस्थान में किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं मनोज? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के और पंजाब के हिसाब से अगर देखा है तो राजस्थान का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। राजस्थान के अंदर में क्योंकि जितनी भी पार्टियां विकास के नाम पर अगर जीतने के और वोट मांगने का प्रयास करती है वो कहीं जीत नहीं पाती। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो विकास के नाम पे उन्होंने वोट मांगे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस ने भी विकास के नाम पे वोट मांग रही है, तो उसमें भी लगता नहीं है कि आने वाले समय के अंदर विकास के नाम पे, क्योंकि राजस्थान में जातिगत के आधार पर ज्यादा आधार देखा जाता है, क्योंकि हर साल 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। क्योंकि आपका प्रश्न था कि आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी ने भी जो अपना दिल्ली और पंजाब मॉडल था उसे वापस दोहराने का प्रयास किया है, जैसे कि 300 यूनिट बिजली फ्री का, मुफ्त शिक्षा का, गली मोहल्ला क्लिनिक का, तो वो तमाम वादे आम आदमी पार्टी कर रही है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके हक में वोट देती है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि इस बार राजस्थान का चुनाव में आम आदमी पार्टी और भी अन्य दल के कूदने से मामला बड़ा रोचक और रोमांचक हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस उम्मीदवारों से बागियों से निपटने की स्थिति में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने बागियों से परेशान है।
तो ये देखना दिलचस्प हुआ। बिल्कुल, क्योंकि मनोज जिस तरीके से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, टिकटों को लेकर जो बगावत नजर आ रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बदले में अगर आम आदमी पार्टी उन लोगों को टिकट दे रही है तो एक आम आदमी पार्टी थोड़ा सा चुनौती देती नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ही भीम आर्मी के चंद्रशेखर और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने संयुक्त गठबंधन करने के बाद में संयुक्त रैली की है। तो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की आहट सामने दिखाई दे रही है राजस्थान के चुनाव के अंदर में, क्योंकि आम आदमी पार्टी, आरएलपी, बीएसपी, जितनी भी तमाम रीजनल पार्टियां हैं, ये उन बागियों पे अपनी नजर गड़ाए बैठी है जो बीजेपी और कांग्रेस पे टिकट ना मिलने कारण, जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से पहले ही बताया था कि जयपुर की डायरेक्ट महापौर चुनी गई थी ज्योति खंडेलवाल, जो पिछले 20 साल से लगातार कांग्रेस में थी और कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी थी, लेकिन उसने 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कांग्रेस, जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है और लोकतांत्रिक गठबंधन जितनी भी हैं, ये सब उन लोगों पे नजर गड़ाए बैठे हुए हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से नाराज है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं जातिगत चन्ना के हिसाब से, जातिगत आधार के ऊपर में ये कहीं ना कहीं वो अब तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। तो मैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इन चुनाव के अंदर में इस बार जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी भी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर के आ जाए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आईएनडी गठबंधन हुआ है, गठबंधन के बाद में लगा था कि देश में जहां जहां चुनाव है वो आईएनडी गठबंधन की कहीं ना कहीं आपस में सीटों को लेकर बंटवारा होगा। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और भी अनेक पार्टियां जो अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि आईएनडी गठबंधन का कहीं अस्तित्व नहीं बचा है शायद राज्य स्तरीय पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल साफ तौर पे देखा जाएगा कि आने वाले समय के अंदर में किसकी कितनी जीत होती है। लेकिन अभी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है और ये वक्त ही बताएगा कि ये कितने बीजेपी नेता के वोट बैंक में सेंधने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कर्मचारियों को दीपावली बोनस की सौगात मिलने की भी उम्मीद है। इसके अलावा अलग अलग विभागों के कई प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि सचिवालय स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में 12 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी और बैठक में औद्योगिकी नीतियों में संशोधन, राजाजी टाइगर रिजर्व के भी कन्वर्सेशन और साथ ही फाउंडेशन के भी गठन, कर्मचारियों के पुरानी पेंशन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय होने की भी संभावना है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चुनावी सरगर्मी उफान पर है, प्रचार प्रसार जोरों पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का भी दौरा बढ़ते जा रहे हैं। जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चौथी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं, तो वहीं प्रदेश के खैरागढ़ में और बिलासपुर में भी चुनावी सभा करेंगी। वो खैरागढ़ के जालबांधा में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद दोपहर बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में भी वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में भी शाम 5 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं आज प्रियंका गांधी और इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर अब जो स्टार प्रचारक है, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की, सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इसी कड़ी में खैरागढ़ की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी आज खैरागढ़ जा रही हैं, जहां पर वो इस दौरान करीब 4 से 5 रैलियों को संबोधित करेंगी। और इसी के साथ कांग्रेस के पक्ष में जितने भी प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, उनको लेकर भी जनता से उनके पक्ष में वोट करने की भी अपील करेंगे। इसी के साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार कांग्रेस कौन कौन से दावे जो हैं वो जनता के सामने पेश करने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिनव मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने हैं और देखा जाए जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और एक बार फिर से प्रियंका गांधी का आज दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी पंकज, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है कि वो सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और पूरे जो उनके स्टार प्रचारक है दोनों पार्टियों के, वो प्रचार के मैदान में घूम गए हैं। इसी सिलसिले में आज प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है
प्रियंका गांधी अपने आज के छत्तीसगढ़ दौरे में खैरागढ़ और बिलासपुर में सभा करेंगी और वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगी और वहां के उम्मीदवारों के पक्ष में जनता का समर्थन मांगेंगी कि जनता उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताए। और साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई भी बड़ी चुनावी घोषणा भी प्रियंका गांधी इस दौरान कर सकती हैं। जी पंकज। बिल्कुल अभिनव, अक्सर देखा है कि प्रियंका गांधी महिलाओं के पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे दावे जो हैं वो करती हैं। आज देखने वाली बात क्या ऐसा नजर आ सकती है कि वो महिलाओं को लेकर, या अगर बात टिकटों की करें तो इस दौरान क्या ऐसी कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं उनके जनसभा के दौरान? जी बिल्कुल पंकज, आप ठीक कह रही हैं कि कुछ ऐसी ही घोषणा की उम्मीद की जा सकती है महिला संबंधित, कि प्रियंका गांधी ऐसी घोषणा कर सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार भी कांग्रेस की है, तो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि प्रियंका गांधी अपनी आम सभा के दौरान महिला संबंधी या युवा संबंधित कुछ घोषणा कर सकती है। जी अभिनव, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो कांटे की टक्कर सामने नजर आ रही है। अगर समीकरणों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आखिरकार कैसा चुनावी माहौल? जी मैं आपको बता दूं पंकज कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कांटे की टक्कर होने की, नेक टू नेक फाइट होने की गुंजाइश है वहां पर, क्योंकि दोनों दलों का जोर ये है। कांग्रेस का तो ये मानना है कि वो फिर से रिपीट करें और बीजेपी के थिंक टैंक का मानना है कि वो कांग्रेस को डिफीट करके छत्तीसगढ़ की कुर्सी पे काबिज हो। जी इस सिलसिले में दोनों पार्टी अपना जोर लगा रही हैं। अभी जैसे कि टिकट वितरण हुआ, टिकट की सूची आई, लिस्ट आई, उसके बाद दोनों दल में असंतोष फूटा। दोनों दल के जो नाराज प्रत्याशी थे उन्होंने दल अदला बदली करी। इस तरह से कले सामने, लेकिन आप बड़े नेताओं ने डैमेज कंट्रोल किया, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ में कैंप कर रहे हैं, रूटों को मना रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और अब उस मोड में चुनाव पहुंच गया छत्तीसगढ़ का, जिसमें प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो जाएगी। बता दें कि नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे, जहां चुनाव कार्यालय ने नामांकन भरने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी जिला चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक को भी संबोधित करते हुए कहा कि पर्चों की जांच और हलफनामों को अपलोड करने की जो व्यवस्था है वो समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। गुप्तास ने भी सभी जिला चुनाव अधिकारियों और साथ ही चुनाव कार्यालय के अधिकारियों के साथ में चुनाव संबंधी तैयारियों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की है। और इस बीच जालोर जिले के संचौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चुनाव अधिकारी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन करने का कांग्रेस उम्मीदवार सुखराम पर भी और साथ ही बीजेपी इस दौरान जो उम्मीदवार हैं देवजी जी और उन्हीं के साथ में नोटिस उनको जारी कर दिया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सियासी बयानबाजी जोरों शोरों से चल रही है। चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल कांग्रेस, आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से लगातार बीजेपी की सरकार है। राज्य की अगर बात करें तो उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया है। कोई चाहे हमारी सरकार पर जो भी आरोप लगा ले, लेकिन इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है कि 17 से 18 साल पहले जिस मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, उस बीमारू स्थिति से निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शासन किया है। बीच का यदि 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, जबकि कांग्रेस की यहां पर हुकूमत थी, तो लंबे समय तक शासन किया है। कोई चाहे जो भी आरोप लगा ले हमारी सरकार पर, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। क्या आज के
17-18 वर्ष पहले जो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का बीमारू राज्य जाना जाता था, उस बीमारू राज्य से इस मध्य प्रदेश को निकालने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान, उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के जेल जाने के मामले पर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि अपनी इस रणनीति के तहत कांग्रेस से छुटके हुए मुसलमान मतों को भी अपनी ओर करने की कोशिश में है। और इसी कड़ी में सीतापुर में यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय और हरदोई में अन्य कांग्रेस नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। ये कदम रामपुर में उनके लिए दोधारी तलवार पर चलने जैसा है। एक और जहां कांग्रेस आजम खान के समर्थन में सब कुछ करने का दावा और वादा कर रही है, तो वहीं रामपुर की सियासत में नवाब परिवार से वो दूर भी हो सकती है। उधर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने भी गहलोत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी है। यह पहला प्रदेश होगा जहां प्रभु श्री राम का नारा लगाने पर भी एफआईआर दर्ज होती है। बीजेपी सरकार में तो हमेशा देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सोचा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच इसके ठीक विपरीत है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर इस दौरान अगर बात की जाए तो सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। राम दरबार को भी तोड़ा है, शिव मंदिर को भी तोड़ा है। परकोटे के अंदर तो ये स्थिति है कि कई मंदिरों से कब्जे हो गए और मदरसे बन गए। तो ये राजस्थान में भी कहीं न कहीं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने की है। ये पहला प्रदेश होगा जहां प्रभु श्री राम का कोई नारा लगाता है, उसके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च होती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनती है। देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए सोचा जाता है, उनकी समृद्धि और उन्नति के लिए सोचा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच इसके ठीक विपरीत है। आप सब लोगों ने देखा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। ये उसी सोच के लोग हैं जो हमेशा से फूट डालो, राजनीति करो, बांटो, राजनीति करो और सत्ता पाओ, ये करता है। लेकिन राजस्थान की जनता अब की बार ऐसा सबक सिखाने वाली है कि कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से विदा होगी। उधर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भी 2 ट्रेनों में आपस में टक्कर हो गई है और इस हादसे में करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया है कि हावड़ा चेन्नई रूट पर भी विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच में टक्कर हो गई है। हादसे में 3 कोच क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान बचाव अभियान भी लगातार जारी है और सहायता और एम्बुलेंस के लिए स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ को सूचित किया गया है। दुर्घटना राहत ट्रेनें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। तो आंध्र प्रदेश के ये विजयनगरम की तस्वीर है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई है और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अगर घायलों की संख्या की बात की जाए तो वो 50 से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें, मंडल रेल प्रबंधक ने भी ये बताया है कि हावड़ा चेन्नई रूट पर विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच में ये टक्कर हुई है और हादसे में जो 3 कोच हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और बचाव अभियान जो है वो लगातार वहां पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा हादसा आंध्र प्रदेश में हुआ है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां इस दौरान वो कई परियोजनाओं के इस दौरान शिलान्यास भी करेंगे। और साथ ही बता दें कि प्रयागराज में सोराव के मेवालाल इंटर कॉलेज में भी बीजेपी अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में करीब 3300 करोड़ रुपए की
माफ कीजिएगा 424 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी फंड का डेमो चेक भी देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को भी चाबी प्रदान करेंगे। इसके बाद सीएम सभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि महासम्मेलन में बीजेपी काशी प्रांत के सभी 16 जिलों से लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं को इस दौरान बुलाया गया है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा रहेगा, जहां इस दौरान वो बीजेपी अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में करीब 3300 करोड़ रुपए की 424 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में खुलकर हिंदू कार्ड खेल रही है। एक तरफ कांग्रेस नेता चुनाव में धर्म के इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उनके नेता चुनाव में खुलकर हिंदू कार्ड खेलकर बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे को काउंटर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी खुद को अच्छा हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाला बताते हुए कहा है कि मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं और एक अच्छा हिंदू हूं। राम हमारे इष्ट देव है, हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। देखिए, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, अच्छा हिंदू हूं। राम हमारे इष्ट देव हैं, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। और राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000 और वो चेक मैंने भेजा मोदी जी को कि जाके ट्रस्ट में जमा करा दीजिए। उन्होंने वापस भेज दिया कि आप ही जमा कराइए, मैं वहां जमा करा दिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर टिकट वितरण के बाद टिकट बदलने को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच विवाद और खींचतान की अफवाहों पर विराम लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने जारी किया इस दौरान एक वीडियो है, जहां इस वीडियो में जारी कर मतदाताओं से कहा है कि कांग्रेस नेताओं में फूट के बीजेपी के भ्रामक प्रचार के झांसे में न आए। कांग्रेस एकजुट है और हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। उसी बदलाव के लिए मैं 30 तारीख को दतिया जा रहा हूं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जनता में जो रोष है, मैं वहां जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जब पर्चा भरेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा। इसलिए साथियों, इन भ्रामक प्रचारों से दूर रहें। कांग्रेस पार्टी में सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। जनता जो बदलाव चाहती है, उसी बदलाव के लिए हम जनता से अपील करते हैं। और यह भी एक बात समझने की है कि एक तरफ जनबल है कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ धनबल है भाजपा के साथ, और धनबल का उपयोग वे झूठी खबरें छपवाने में उपयोग कर रहे हैं। ये पुरानी इनकी रणनीति रही है, इन सबको समझते हैं। इस प्रदेश में 2 ही दल हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश में, या तो सरकार कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी। ये छोटे छोटे दलों की कोई सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए मेरी सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि वे इनके झांसे में ना आए। बदलाव जनता चाहती है और बदलाव तभी होगा जबकि 20 साल के कुशासन को दूर करते हुए कांग्रेस का शासन लाएं, और कांग्रेस के शासन में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम करें। ये हम लोगों के लिए एक हमारा वचन है, वचनबद्ध है। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और भाजपा को हराएंगे। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।